तो सभी लोग ध्यान से समझेंगे और हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। और हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर में कुछ पॉइंट्स बताएंगे। तो उन पॉइंट्स को हमने इंट्रोडक्शन के तौर पर यहाँ पर रखा हुआ है। सबसे पहले तो देखो, अगर याद हो आप लोगों को तो बता सकते हो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। और कूलम्ब को हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करेंगे। और याद रखना, इलेक्ट्रॉन पर जो ये चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब आप लोग ये समझ लीजिए, चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? वो भी इतना ही होता है, बट वो कैसा होता है? वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब और पॉजिटिव। यहाँ पर जो ये वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, इसको हम E से रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो जो ये तुम्हारा अमाउंट है, या ये कहें कि ये वाला अमाउंट है, इनको हम स्मॉल e से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक पार्टिकल का नाम और तुम लोगों ने सुना है, न्यूट्रॉन। तो मुझे बताइए, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? 0। कोई चार्ज नहीं होता इस पर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में थोड़ा मास की बात कर लेते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन अबाउट टू इक्वल होता है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन अबाउट टू इक्वल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ ऐसा कह सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन, अगर हम इसका सिंबल m सफिक्स p, m बनाना है और p को थोड़ा नीचे की तरफ लिखना है, m सफिक्स p अबाउट टू इक्वल किसके है? m सफिक्स n, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम m सफिक्स e से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं कुछ और पार्टिकल्स के बारे में बताऊंगा, जैसे ड्यूटेरॉन और अल्फा पार्टिकल। तुम लोगों ने पढ़ा है कि हाइड्रोजन के 3 टाइप के एटम्स होते हैं, यानी 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। तो जो ड्यूटीरियम होता है, ड्यूटीरियम के न्यूक्लियस को ड्यूटेरॉन कहते हैं, और जो हीलियम होता है, हीलियम के न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो इनके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। तो आप देखेंगे, अगर हम ड्यूटेरॉन की बात करें तो हम पहले ड्यूटीरियम एटम बनाएंगे। यहाँ पर ड्यूटीरियम का सिंबल होता है 1s2। 1s2 एटम जो होता है,
उसका देखो ये है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे? 1। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं? 1 प्रोटॉन है। तो हम जो यहां लिखा होता है यही प्रोटॉन होता है, तो ये P = हो गया 1। और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है न्यूक्लियस में? न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने के लिए आपको ये देखना है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, और इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए बोलो बच्चों? 1। ये भी 1 हो गया। अब इसके बाद में ये देखो, जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होते, वो ऑर्बिट में होते हैं। तो हमारे न्यूक्लियस के बाहर एक ये फर्स्ट ऑर्बिट है, और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हैं। चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हमने यहाँ पर केवल एक ही ऑर्बिट बनाएंगे और उस इलेक्ट्रॉन को इसी ऑर्बिट में रख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा ड्यूटेरियम एटम का मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिखाया है। अब हमें क्या करना है कि इसके सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो। जब सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दोगे तो आपका न्यूक्लियस बचेगा। तो हमने एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये तुम्हारा जब बाहर निकाल दिया तो क्या बचा? सिर्फ न्यूक्लियस बचा। P = 1, N = 1। अब हम ये इलेक्ट्रॉन नहीं बनाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल दिया। तो जो ये न्यूक्लियस बचा, इस न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं ड्यूटेरॉन। तो ये क्या है? ड्यूटेरियम का एटम। ये आपका ड्यूटेरियम का एटम है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो केवल न्यूक्लियस बचा। उस न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं ड्यूटेरॉन। तो ये आपका ड्यूटेरॉन हो गया। तो ये ड्यूटेरॉन हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम हीलियम की बात करेंगे। हीलियम का सिंबल क्या होता है? 2He4। ये 4 तुम यहां भी लिख सकते हो और चाहो तो यहां भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हीलियम एटम है। अब देखें जरा ये कैसा बना होता है। हम पहले तो हीलियम एटम का न्यूक्लियस बनाएंगे। ये न्यूक्लियस है, ये वाला। न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन ये हैं, यहाँ जो लिखा है ये प्रोटॉन हैं, इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन हो गए 2, और न्यूट्रॉन निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो वो भी 2 आएगा। जो नीचे लिखा रहता है इसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये होता है मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर आपका, एटॉमिक नंबर उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या ऐसा कर दें NP लिख दें ऐसे, ठीक है। और इसे हम Z से रिप्रेजेंट करेंगे आगे चल के। और ये मास नंबर ये है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसे हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे आगे चलकर, ठीक है। अब मुझे तुम ये बताओ कि न्यूक्लियस तो बना लिया, 2 प्रोटॉन हैं 2 न्यूट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो मैंने अभी बताया कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे? न्यूक्लियस में नहीं, ऑर्बिट में होंगे। और तुम लोग जानते हो कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम, और 2 ही हमारे पास हैं।
तो हम फर्स्ट ऑर्बिट में ही इन 2 इलेक्ट्रॉन को बना देंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद अगर हम इसके सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्या बचेगा? केवल न्यूक्लियस बचेगा। उस न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। तो ये तुम्हारा हो गया अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल में ये 2 प्रोटॉन हो गए और 2 न्यूट्रॉन हो गए। ठीक है, अभी हमने चार्ज के बारे में बताया था, तो ये बताओ इस अल्फा पार्टिकल में चार्ज कितना हुआ? देखो बच्चों, एक प्रोटॉन का चार्ज है E, एक प्रोटॉन का चार्ज E, और 2 प्रोटॉन से तो कितना चार्ज हो गया? 2E हो गया। इसी तरह से देखो मास देखते हैं, मास कितना होगा? हम ये चार्ज किसका है? अल्फा पार्टिकल का। इसको आप अल्फा पार्टिकल का होगे ना, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2E है, और मास देखेंगे कितना होगा? 2 प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का मास क्या होता है? mp, प्लस 2 न्यूट्रॉन है तो इसका मास क्या होगा? mn। और अभी अभी मैंने बताया था कि mn और mp अबाउट 2 इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर 2mp लिख सकते हैं, और इस तरह से मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4mp। अगर हम अभी जो पहले हमने ड्यूटेरॉन बताया था उस ड्यूटेरॉन की बात करें तो ड्यूटेरॉन में क्या था कि 1 प्रोटॉन था और 1 न्यूट्रॉन था, यही था ना? अभी मैंने यहाँ पर बनाया था वो। अब मुझे ये बताइए कि इस ड्यूटेरॉन का चार्ज कितना हुआ? ओनली 1 प्रोटॉन इज प्रेजेंट हियर, तो केवल कितना हो गया? E। और इसके बाद अगर हम मास निकालेंगे तो मास इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्रोटॉन का मास mp प्लस 1 न्यूट्रॉन है mn, और हम mn की जगह पर भी mp लिख देंगे, तो कितना हो गया ये? 2mp। तो इस तरह से हमने कहा कि ड्यूटेरियम एटम के सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा, उस न्यूक्लियस को ड्यूटेरॉन कहते हैं। इसी तरह से हीलियम एटम के सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो उसका केवल न्यूक्लियस बचेगा, उस न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। अब यहाँ पर मैं एक टेबल बना रहा हूँ, वो थोड़ा कंपैरिजन करने के लिए आसान होगी, इसलिए उस टेबल को ध्यान दें और हमेशा याद रखें। टेबल ये है आपकी, इसमें हम, ये हो गया नेम ऑफ पार्टिकल, नेम ऑफ पार्टिकल, और यहाँ पर चार्ज, यहाँ पर मास। ठीक है, तो पहला पार्टिकल हमारा है प्रोटॉन। बताइए प्रोटॉन का चार्ज मैंने क्या बताया? E, और मास क्या बताया? mp। ठीक है, ये mp हो गया। इसके बाद है ड्यूटेरॉन। ड्यूटेरॉन का चार्ज मैंने बताया था E, और मास बताया था मैंने 2mp। ओके, अल्फा पार्टिकल है, और इस अल्फा पार्टिकल का चार्ज है 2e, मास 4mp। ठीक है, तो जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और इतना ही मास ऑफ न्यूट्रॉन भी होता है, लेकिन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है 6.6 इंटू 10⁻34 -27 kg। ये मास ऑफ अल्फा पार्टिकल आ गया। ठीक है, अब ये तो हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, और इसके बाद अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि किसी बॉडी पर चार्ज कितना होता है। ज़रा ध्यान देना,
हमारे पास एक ये एल्युमिनियम का टुकड़ा है, एल्युमिनियम Al, तुम जानते हो 13Al27। तो जो ये टुकड़ा है इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे, लाखों करोड़ों की तादाद में एटम्स होंगे। अब एक एटम के अंदर, यह है एक एटम, इस एक एटम के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं? ये 13। तो प्रोटॉन हो गए 13 और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? न्यूट्रॉन ऐसे निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो ये हो गए 14। ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं? इलेक्ट्रॉन आपके 13 हैं। 13 को इस तरह से लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, और इसके बाद में थर्ड ऑर्बिट में कितने बचे? अब 8 और 2 10 हो गए, 10 तो ये हो गए, लेकिन टोटल 13 है तो 3 और बचे। तो इस तरह से ये देखो फर्स्ट ऑर्बिट है, इस फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपका सेकेंड ऑर्बिट है, इसमें 8, और लास्ट वाले में कितने? लास्ट वाले में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है। अब इसी तरह से इसमें भी, इसी तरह से इसमें भी, और इसी तरह से इसमें भी। अब हम एक एटम के बारे में जानकारी लेंगे, जरा ध्यान देना। ये बताइए कितने प्रोटॉन्स हैं इसमें? तो एक प्रोटॉन का चार्ज E होता है, 1 प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? E। देयरफॉर 13 प्रोटॉन का चार्ज कितना हो गया? 13E। और वो भी कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस में +13E चार्ज है। इसी तरह से न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन हैं ये ऑर्बिट्स में, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -E। तो 13 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया? -13E। ठीक है। तो एक एटम में +13E चार्ज है और -13E चार्ज है। तो अगर हम एटम के अंदर देखें तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। अगर नेट चार्ज निकालना चाहें तो आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो नेट चार्ज ऑन वन एटम, नेट चार्ज ऑन वन एटम, और ये देखो कितना हो गया? प्लस का 13E है, और ये देखो ये +13E और ये -13E। तो इस तरह से कितना हो गया? 0। यानी एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल्स तो हैं, लेकिन उनका जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के इक्वल है, इसलिए दोनों कैंसिल हो गए। और हम कहेंगे कि ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसी तरह से ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। तो जब सारे एटम न्यूट्रल हैं तो पूरा सब्सटेंस भी न्यूट्रल होगा। ठीक है। अब अगर हम इस सब्सटेंस में, यानी इस टुकड़े में कुछ नेट चार्ज लाना चाहें तो हम ला सकते हैं। तो नेट चार्ज, वैसे तो 3 मेथड से नेट चार्ज इसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिलहाल मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मेथड बताऊंगा तुम्हें, और सारे मेथड्स को हम बाद में अलग से एक टॉपिक में जिक्र करेंगे। तो हम इस टुकड़े में देख रहे हैं कि नेट चार्ज क्या है? 0। लेकिन अब हम इसमें नेट चार्ज प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको देखो क्या करना है। ये जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं इन्हें आप नहीं निकाल सकते, लेकिन जो आउटर सेल में ये इलेक्ट्रॉन हैं
इन्हें आप निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। सपोज करिए कि आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया हमने? 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया। जब 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेंगे, प्रोटॉन नहीं विड्रॉ किया, ध्यान देना, तो अब नेट चार्ज देखो क्या हो जाएगा एटम पर। नेट चार्ज देखें, प्रोटॉन तो 13 ही है, तो उसका +13 चार्ज होगा। लेकिन आपने 1 इलेक्ट्रॉन देखो निकाल लिया। जब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे अब इसमें? 12 बचे, और उनका चार्ज हो जाएगा -12E, और इसमें से देखो कितना बच रहा है? +E। तो अब एटम पर नेट चार्ज कितना हो गया? +E। तो हमने एटम का 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो अब उस एटम पर नेट चार्ज +E आ गया। अब आप ऐसा करो कि 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए थे, अब आप 2 इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर लो। 2 इलेक्ट्रॉन्स जब विड्रॉ करेंगे तो देखते हैं क्या होगा, फिर नेट चार्ज कितना हो जाएगा? नेट चार्ज इक्वल टू, प्रोटॉन तो उतने ही हैं, तो +13E तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अब 13 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से 2 विड्रॉ कर लिए, कितने बचे अब हमारे पास? 11 बचे ना। तो 11 बचे, इसलिए -11E, और अब नेट चार्ज हमने देखा कितना आ गया? +2E। तो 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने पर नेट चार्ज है +E, 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने पर नेट चार्ज है +2E। इसी तरह से अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेंगे तो नेट चार्ज हो जाएगा +3E, और अगर हम n इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, अगर n इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो फिर नेट चार्ज हो जाएगा Ne, नेट चार्ज इक्वल टू Ne। ठीक है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से निकाले जाएं, आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। अब आपको निकालना कैसे है? फ्रिक्शन के द्वारा निकालना है। फ्रिक्शन के द्वारा आप कोई दूसरी बॉडी लेंगे और इससे घिस देंगे, तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और दूसरी बॉडी में पहुंच जाएंगे। तो फ्रिक्शन के द्वारा हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया। तो हम अब ये याद रखेंगे कि अगर हम किसी बॉडी से n इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेते हैं तो उस बॉडी पर नेट चार्ज कितना आ जाएगा? Ne, और वो भी कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। अब ये हमने अभी तो इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, अब इसका उल्टा सोचें। उल्टा कैसे सोचना है? जो हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे थे वो हम विड्रॉ नहीं करेंगे, हम बाहर से इलेक्ट्रॉन उस बॉडी को देंगे, ऐड करेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन। तो जरा ध्यान देना, उल्टा करते हैं। अब देखिए, इसमें 13 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं। इनिशियली कितने इलेक्ट्रॉन थे? 13 थे। अब हम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। जब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो देखो भाई, 13 तो पहले से थे इलेक्ट्रॉन 13 पहले से, और 1 ऐड कर दिया, कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्रोटॉन तो उतने ही हैं, तो यहाँ पर 14E हो जाएगा, और अब नेट चार्ज कितना बचेगा? देखो 13E - 14E, तो -E बच जाएगा। ओके, अब देखो नेगेटिव चार्ज आ गया, पहले पॉजिटिव नेट चार्ज हो रहा था। इसी तरह से अगर हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर दें, तो विड्रॉ की बजाय हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर 13 पहले से थे, 2 और आपने ऐड कर दिए, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, और चार्ज कितना आ गया? -2E। इसी तरह से 3 इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे तो -3E, और n इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे तो नेट चार्ज हो जाएगा -Ne। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन अगर विड्रॉ कर लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऐड कर देते हैं तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये हो जाएगा Q = ±Ne। ओके, तो ये हमने बताया कि फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज कैसे प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक, तो भाई अभी अभी मैंने तुम लोगों को बताया कि अगर हम किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेते हैं
या उसमें ऐड कर देते हैं तो उस बॉडी पर नेट चार्ज आ जाता है Q इक्वल टू NE। अब जरा थोड़ा सा सोचें कि हमारे पास एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, हमने इन दोनों बॉडी को ऐसे आपस में घिस दिया, रगड़ दिया, तो फ्रिक्शन होगा। सपोज करो कि बॉडी ए आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, यानी ये जब इसको घिसा गया तो इसने इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर दिए, यानी इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए, और वो इलेक्ट्रॉन किसने कैप्चर कर लिए? बी ने। इस बी ने इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिए, तो मैं यहां पर बना रहा हूं n इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये n इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी से निकले और इस बॉडी में आ गए। तो मुझे ये बताओ A और B में से A पर पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा? इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और B पर चूंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए हैं, जाकर के B में इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहां पर चार्ज आएगा Q सफिक्स A इक्वल टू प्लस NE, और इसमें चार्ज आ जाएगा माइनस NE। तो इसका चार्ज प्लस NE और इसका चार्ज माइनस NE। चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसके मास पर क्या इफेक्ट होगा? आपने कुछ निकाल लिया ना इससे, तो इसका मास पहले से कम हो जाना चाहिए। भाई जब इस बॉडी से आपने कुछ निकाल लिया तो पहले से कम हो जाना चाहिए, और इस वाली बॉडी में आपने कुछ ऐड कर दिया तो इसका मास क्या हो जाना चाहिए? बढ़ जाना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, इसलिए इस बॉडी के मास में जो कमी आएगी वो नेग्लिजिबल कमी आएगी, और यहाँ पर जो इंक्रीज होगा मास में वो नेग्लिजिबल ही इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर हम ये कहें कि हमने बॉडी ए को पॉजिटिव चार्ज दिया, अगर हम ये कहें कि हमने बॉडी ए को पॉजिटिव चार्ज दिया, तो इस बात को समझ लेना हमने उसको दिया कुछ नहीं है, बल्कि उससे इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए? विड्रॉ कर लिए। हमने तो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। तो पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब होता है कि हमने बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं, दिया कुछ नहीं, हमने निकाल लिए उसके इलेक्ट्रॉन। अगर हम कहें कि किसी बॉडी को हमने नेगेटिव चार्ज दिया, तो हाँ जरूर दिया है। क्या दिया है? हमने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब हमने कुछ भी नहीं दिया उसको, बल्कि उससे कुछ निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के द्वारा नेट चार्ज बॉडी पर आ जाता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन किया हमने, रगड़ा दोनों बॉडी को, एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, दूसरी बॉडी ने उन इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लिया। अब यहाँ हम ये देखेंगे कि जो चार्ज होता है, चार्ज में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे एक प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी प्रॉपर्टी, ऐड करने वाली प्रॉपर्टी। देखो कैसे, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अभी तो हमने इस हेडिंग में ये बताया था कि बॉडी पर अगर हमें नेट चार्ज प्रोड्यूस करना है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के द्वारा कर सकते हैं। हालांकि अभी मैं ये बताऊंगा तुम लोगों को कि और मेथड भी हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के अलावा और मेथड भी हैं कि बॉडी पे नेट चार्ज लाया जा सकता है। तो फिलहाल हमने बताया चार्जिंग ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, अभी हम ये पढ़ा रहे थे। अच्छा ज़रा समझ लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी एडिटिविटी। ये प्रॉपर्टी है। तो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं ये चार्ज की। अब देखो एडिटिविटी क्या होती है। मान लीजिए हमारे पास ये बॉडी है, हमने इसको प्लस Q1 चार्ज दिया, फिर इसके बाद हमने प्लस Q2 चार्ज दिया, फिर हमने माइनस Q3 चार्ज दिया, फिर हमने माइनस Q4 चार्ज दिया, फिर हमने प्लस Q5 चार्ज दिया। इस तरह से हमने कई बार इसको चार्ज दिया, कभी पॉजिटिव चार्ज दिया, कभी नेगेटिव चार्ज दिया।
अब अगर हम निकालना चाहें कि टोटल चार्ज कितना हो गया, तो इसमें एडिटिविटी नेचर है, तो टोटल चार्ज जब निकालोगे, टोटल चार्ज हो जाएगा इन सभी के एल्जेब्रिक सम के इक्वल। एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है विद साइन सम करना, तो ये हो जाएगा प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 प्लस Q5। यानी अगर आप किसी बॉडी को कुछ पॉजिटिव देते हैं चार्ज या बाद में नेगेटिव भी दे देते हैं, तो नेट चार्ज निकालने के लिए सबको क्या करना है, विद साइन ऐड कर देना है। तो ये है फर्स्ट प्रॉपर्टीज की। और सेकंड नंबर है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब जरा देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझ लेते हैं। देखें ध्यान से, मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉडी ये है जिसका नाम A और एक बॉडी ये है जिसका नाम B। इस पर नेट चार्ज इस समय 0 है, ना हमने इलेक्ट्रॉन इससे निकाले हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किए हैं, तो नेट चार्ज इसमें 0 है। और इस वाले में भी नेट चार्ज 0 है, ठीक है। तो कुल मिला के A और B दो बॉडी हैं। A और B का जो ग्रुप है उस ग्रुप को आप सिस्टम कहेंगे। तो नेट चार्ज ऑन द सिस्टम देख लें कितना होगा। नेट चार्ज ऑन द सिस्टम, नेट चार्ज ऑन द सिस्टम, सिस्टम का मतलब है A का चार्ज प्लस B का चार्ज। A और B दोनों को मिला के हमने क्या माना है, सिस्टम। तो दोनों का चार्ज हमने ऐड कर दिया तो कितना है, 0। अब हमने क्या किया कि A और B को आपस में रगड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो होगा ये कि मान लीजिए कि A से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के B में आ गए, A से N इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ पर आ गए, B में आ गए। तो अब इसमें जो नेट चार्ज है QA कितना हो जाएगा, प्लस NE, और B पर नेट चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस NE। अब देखो पहले तो इसमें भी 0 चार्ज था, इसमें भी 0 चार्ज था, लेकिन अब इसमें 0 चार्ज नहीं है, इसमें भी 0 चार्ज नहीं है। अब पूरे सिस्टम का हम नेट चार्ज निकालेंगे तो ये हमारा नेट चार्ज जो आएगा इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे जैसे हमने यहाँ पर किया था। देखो जब नेट चार्ज ऑन द सिस्टम निकालते हैं तो दोनों के चार्ज हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो नेट चार्ज ऑन द सिस्टम तो इस तरह से हो गया प्लस NE माइनस NE इक्वल टू 0। तो अब याद रखिए कि इनिशियल चार्ज ऑन द सिस्टम क्या है, 0, और फाइनल चार्ज ऑन द सिस्टम क्या है, 0। तो जब इनिशियल नेट चार्ज ऑन द सिस्टम 0 है और फाइनल नेट चार्ज ऑन द सिस्टम 0 है, तो हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम पर इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज। तो जब कोई चीज़ इनिशियली और फाइनली इक्वल रहती है तो हम कहते हैं कि ये कंजर्व है। कंजर्व का मतलब क्या होता है, चेंज ना होना, ना घटना ना बढ़ना। तो पहले भी 0 था नेट चार्ज ऑन द सिस्टम और बाद में भी नेट चार्ज ऑन द सिस्टम 0 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि चार्ज क्या है, कंजर्व है। हालांकि चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हुआ, इंडिविजुअली उनमें चार्ज आया, लेकिन सिस्टम पर नेट चार्ज जब निकालेंगे तो वो पहले के बराबर ही आएगा, इसलिए चार्ज कंजर्व रहता है। तो सेकंड प्रॉपर्टी आपकी ये है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमें लिखना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अभी आप केवल समझिए, इसको केवल समझना है, और जो हमने समझाया है वो हमने आपको नोट्स का PDF जो दिया हुआ है तो उससे आप लिखेंगे। तो यहाँ पर जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो वेबसाइट में जो डाउनलोड सेक्शन है वहाँ से डाउनलोड करेंगे, वहाँ सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ देखो थर्ड प्रॉपर्टी जो थी क्वांटाइजेशन
क्वांटाइजेशन, ठीक है, ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, देखिए हमारे पास एक ये बॉडी है, बहुत सारे एटम हैं इसमें और उन एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम इस बॉडी से कम एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो कम से कम। क्या आधा इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आप डिवाइड नहीं कर सकते। अगर एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा निकालना हो तो आप भाई 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, 3 भी निकाल सकते हो, 4 भी निकाल सकते हो, और ऐसे 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 n इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। क्या हम 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं इस बॉडी से? नहीं निकाल सकते। 0.5 कहाँ से लाएंगे, वो तो डिवाइड ही नहीं हो सकता। तो कम से कम कितना चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है बॉडी पर? E। जब आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया इस बॉडी से, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो इसमें चार्ज कितना आ गया? +E। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो चार्ज कितना हो गया? +2E। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो +3E। 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो +4E। इस तरह से जब n इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो चार्ज कितना आ जाएगा? +NE। अब अगर उल्टा करें, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो -NE हो जाएगा। तो हम ऐसा करेंगे, इनमें प्लस माइनस दोनों लगा देंगे। यानी प्लस माइनस लगाने से ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, सॉरी, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो +E चार्ज, और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो -E चार्ज। तो अब आपने यहाँ पर देखा कि इस बॉडी पर इतना चार्ज भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, इतना भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, इतना भी और इतना भी। चार्ज की कोई भी क्वांटिटी देखो, सभी में स्मॉल e आया है, स्मॉल e आया है ना। यानी चार्ज का कोई भी अमाउंट E, या फिर उससे ज़्यादा अमाउंट 2E, या उससे ज़्यादा अमाउंट 3E, या उससे ज़्यादा अमाउंट 4E, या उससे ज़्यादा अमाउंट NE, ये हो सकता है। तो चार्ज का कोई भी अमाउंट E के इंटीग्रल मल्टीपल में है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या होता है? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। तो चार्ज का कोई भी अमाउंट E के इंटीग्रल मल्टीपल में है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब 2, 3, 4। इसी प्रॉपर्टी को क्वांटाइजेशन कहते हैं। चार्ज का कोई भी अमाउंट स्मॉल e के इंटीग्रल मल्टीपल में ही होता है, ये प्रॉपर्टी कहलाती है क्वांटाइजेशन। तो हम ये कहेंगे कि चार्ज हमारा क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। अब क्वांटाइज्ड क्वांटिटी केवल चार्ज ही नहीं होता, और भी आपकी कुछ क्वांटिटीज हैं जो क्वांटाइज्ड होती हैं। उनको भी जरा एक दो को समझ लेते हैं। तो भाई चार्ज क्वांटाइज्ड क्वांटिटी क्यों है, क्वेश्चन आएगा आपको। तो चार्ज क्वांटाइज्ड क्वांटिटी क्यों है? बिकॉज एनी अमाउंट ऑफ चार्ज इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। फॉर एग्जाम्पल E, 2E, 3E डॉट 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 NE। ठीक है, देयरफॉर चार्ज इज कॉल्ड क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। अब देखो, हम एक और क्वांटाइज्ड क्वांटिटी की बात करेंगे, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग का मतलब होता है चक्कर लगाना, अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस मतलब एक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहा है। तो देखिए ध्यान से, ये न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है h/2π। अगर वो सेकेंड ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है 2h/2π।
इसी तरह से अगर वो थर्ड ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, ये थर्ड ऑर्बिट हो गया मान लीजिए, मैं इस तरह से सर्किल पूरा कर सकता हूँ, तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा 3h/2π। तो बताइए एंगुलर मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से। तो बताइए फर्स्ट ऑर्बिट में कितना है इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, h/2π। सेकेंड ऑर्बिट में कितना है, ये देखो सेकेंड ऑर्बिट है ना ये वाला, इसमें इलेक्ट्रॉन जब था तो उसका एंगुलर मोमेंटम है 2h/2π। थर्ड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा 3h/2π। इस हाँ, तो भाई तुम लोगों ने देखा कि जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो L = h/2π हो सकता है फर्स्ट ऑर्बिट में, 2h/2π हो सकता है सेकेंड ऑर्बिट में, 3h/2π हो सकता है थर्ड ऑर्बिट में। तो यहाँ तुमने एक चीज़ देखी होगी कि h/2π सभी में आ रहा है ना। तो ये h/2π है, ये भी h/2π है, ये भी h/2π है। तो एंगुलर मोमेंटम की कोई भी वैल्यू h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में है, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब 2 टाइम्स 3 टाइम्स। तो चूंकि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी एक सर्टेन वैल्यू जो कि h/2π है के इंटीग्रल मल्टीपल में है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम भी एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। अब एक और क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है एनर्जी ऑफ रेडिएशन। तुम लोगों ने पढ़ा है कि सन से बहुत सारी वेव्स आती हैं, लाइट वेव्स भी आती हैं, हीट वेव्स भी आती हैं, और भी तमाम कुछ हार्मफुल कुछ यूज़फुल वेव्स आती रहती हैं। अब ये सन से जो एनर्जी आती है तो छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में होती है, जैसे ये पैकेट है, ये पैकेट है, ये पैकेट है, एक और वेव आ रही है उसका ये पैकेट है। इन पैकेट्स को हम फोटोन कहते हैं। अब अगर मान लो ये जो वेव आ रही है ये वाली, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है तो इस फोटोन की एनर्जी हो जाएगी h न्यू। इसी तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है तो इसकी एनर्जी भी h न्यू हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी भी न्यू है तो इसकी एनर्जी h न्यू हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी भी न्यू है तो इसकी एनर्जी भी h न्यू हो जाएगी। अब मान लीजिए कि एक ही फोटोन आ रहा है, तो बताइए एनर्जी ऑफ रेडिएशन कितना होगा, h न्यू होगा। अगर 2 फोटोन आ रहे हैं, मान लो ये और ये आ रहा है, तो h न्यू प्लस h न्यू कितना हो गया 2h न्यू हो गया। इसी तरह से मान लो 3 फोटॉन्स आ रहे हैं तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी 3h न्यू। अगर 4 फोटॉन्स आ रहे हैं तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी 4h न्यू। इस तरह से हम देखते हैं कि जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन है वो भी एक सर्टेन वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल है। कौन सी सर्टेन वैल्यू है वो, h न्यू, h न्यू, h न्यू, h न्यू, और इसका मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल। तो देखो ये तो हमारा 2 टाइम्स हो गया, ये 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो ये भी हमारी एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। तो जो भी क्वांटिटीज एक सर्टेन वैल्यू के इंटीग्रल मल्टीपल में होती हैं उन्हीं को कहते हैं क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। तो एक तो हो गया क्वांटाइज्ड क्वांटिटी कौन सी, चार्ज। दूसरा एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। और तीसरा क्या है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन। तो ये हमारा क्वांटाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब इसको ध्यान देंगे, अभी और भी आगे है, तो इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नोट्स जो है वेबसाइट में जाके डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। यहाँ समझा दिया हमने, और बकाया फेयर कॉपी बनाएंगे तो उसी नोट्स जो वेबसाइट में दिया है उसी को बना लेंगे।